Why do Indian cities flood almost every year? Submerged vehicles, utterly disrupted lives, entire neighborhoods underwater. Why these cities flood with such devastating regularity? Why do our cities keep drowning? 50 millimeter. What you see in front of you is caused by 50 millimeter of rain spread over 5 hours. Nothing special, nothing out of the ordinary. This happens every time. Every single time it rains in Gurgaon. And हमारा solution होता है कि हम एक advisory डालें कि please सब लोग कल घर से काम कर लें. और ये बात आपको परेशान करनी चाहिए. ये कोई disaster नहीं था. ये अब normal है. कहीं ना कहीं हमने मान लिया है कि हर बार बारिश में ये होना बस मौसम है. ऐसा नहीं है. जो आपने अभी देखा वो सिर्फ मौसम नहीं है. ये सिर्फ रोड्स पे पानी इकट्ठा होने की प्रॉब्लम नहीं है. ये एक डीपर प्रॉब्लम है दैन वी करंटली थिंक ऑफ. ये मैथ है, एक सॉल्व होने लायक मैथ प्रॉब्लम जिसे हम जानबूझकर पिछले 50 साल से इग्नोर कर रहे हैं. बट बिफोर आई गेट इनटू द रियल मैथ, मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ. मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 50 मिलीमीटर बारिश का एक्चुअल मतलब होता क्या है. बारिश को हम कैलकुलेट करते हैं मिलीमीटर में. अगर उसे इस ग्लास के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट्स लेसर वाटर देन यू कैन सी इन द ग्लास. बट एज यू स्केल द एरिया, अ मिलीमीटर ऑफ वाटर ऑल्सो स्केल्स विद इट. 1 स्क्वायर मीटर में जब 1 मिलीमीटर बारिश होती है तो वो होती है 1 लीटर, इस पानी की एक बॉटल के बराबर. मतलब जो 4 तारीख की बारिश थी वो 1 स्क्वायर मीटर पर इन 50 बॉटल्स के बराबर थी. 50 लीटर. Doesn't sound much, I know. But now try to place these bottles everywhere, on everything you see around you. Roads, parks, buildings, every single thing. एक छोटी 100 स्क्वायर मीटर की छत पर 5000 लीटर पानी इकट्ठा होता है, जो 5 बड़ी सिंटेक्स की 1000 लीटर वाली टंकियों के बराबर है. 1 हेक्टेयर, एक छोटा सेक्टर, लगभग एक क्रिकेट ग्राउंड के बराबर, वो है 500 टंकियां. 1 स्क्वायर किलोमीटर 50,000 टंकियां. एंड आवर सिटीज आर मच बिगर देन दैट. लेट्स से 100 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक एरिया लेते हैं, गुड़गांव के एक छोटे टुकड़े के बराबर. वो एक ऑर्डिनरी बारिश 50 लाख क्यूबिक मीटर के बराबर थी. 5 बिलियन लीटर, 50 लाख वो सिंटेक्स की टंकियों के बराबर. दिस इज वॉट वी कांट परसीव व्हेन वी से 50 मिलीमीटर रेन. एंड जो भी ये पानी है इसको कहीं ना कहीं तो जाना है, तो उसे जहाँ जितनी जगह मिलती है वो उसमें फिट होने की कोशिश करता है. And once you understand this scale, you will laugh at the capacity of drains that we have for this water. And since मैंने एक बार बारिश का स्केल समझाया है, तो मैं एक बार आपको ड्रेन्स का भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. लेट्स से एक 1 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है एंड इसमें एक 20 मीटर चौड़ी रोड है जो इसे दोनों तरफ से प्लस साइन में काटती है. एंड उसके दोनों तरफ 2 मीटर चौड़ी ड्रेन्स हैं. होती नहीं है, बट आप अभी के लिए इमेजिन करो. अगर 50 मिलीमीटर बारिश इस पूरे एरिया में हो तो इन ड्रेन्स को 6.25 मीटर, मतलब 2 फ्लोर से ज्यादा गहरा होना पड़ेगा सिर्फ इतने पानी को कंज्यूम करने के लिए. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू होल्ड ऑन टू दिस थॉट. तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो थोड़ा स्टूपिड है, बिकॉज हमारी ड्रेन्स एक्चुअली सीमेंट के बड़े बड़े पाइप्स हैं. एंड अगर मेरे उस एग्जाम्पल में मैं पाइप्स को डालूं, उस पाइप का डायमीटर होगा 4 मीटर. मतलब मेरे ऊपर अगर मेरे जैसे 1.5 और लोग आप खड़े करो तो उतना चौड़ा पाइप. पिछले 50 साल में 3 चीजें बहुत तेजी से बढ़ी हैं. कितनी तेज बारिश होती है, कितने लोग यहाँ रहते हैं, और कितनी जमीन कंक्रीट के अंदर सील हो चुकी है. और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जिनका काम था इन तीनों चीजों को सपोर्ट करना, वो प्रीटी मच उतनी ही रही हैं. ओके, आई वांटेड टू शो यू समथिंग. लुक एट दिस फॉर्मूला. Q का मतलब होता है पीक रन ऑफ, मतलब एट द वर्स्ट मोमेंट कितना पानी आ रहा है. C होता है रन ऑफ कोएफिशिएंट, I होता है रेनफॉल इंटेंसिटी विच इज इन मिलीमीटर पर आवर, और A होता है कैचमेंट एरिया. आई विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ द 4 वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद C. रन ऑफ कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जमीन कितना पानी सोखती है और कितना पानी बह जाता है. मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर दैट फॉल्स डजंट गेट सोक्ड इन द ग्राउंड एंड बिकम्स रन ऑफ. नॉर्मल मिट्टी के लिए ये होता है 0.05 से लेकर 0.15 के बीच में. कंक्रीट के लिए ये होता है 0.95 के आसपास. मतलब अगर आपके पास एक शहर है जो पूरी तरीके से कॉन्क्रीटाइज हो चुका है तो ऑलमोस्ट कोई भी पानी ज़मीन में नहीं सूखेगा, सारा का सारा पानी बहेगा ही. आई आसान है समझना क्योंकि इंटेंसिटी है तो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और ए है ये कितने एरिया में हो रही है. इससे निकलता है क्यू, जो है कि कितनी क्वांटिटी हैंडल करनी है एक जगह को. इसके हिसाब से ही सारी ड्रेन्स और सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं.
And before I forget, I want to mention that more than the quantity of water, it is how fast does that quantity increase that matters. गुड़गांव के बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि गुड़गांव में ड्रेन्स का जो सिस्टम है वो नॉन एग्जिस्टेंट है. बट वॉट आई फाउंड अबाउट दिल्ली इज वेरी इंटरेस्टिंग. So I will take you to Delhi and let's understand from Delhi's example. The storm drains that you see in Delhi were planned in 1976 for a city of 50 lakh people. उनको डिजाइन किया गया था 25 मिलीमीटर पीक इंटेंसिटी के लिए. आजकल the common belief is that we reach around 65 to 70 millimeter per hour. And एक और चीज, I came across something called return period, which is very funny. It means कितनी बार वो overflow होंगी by design. And in the 1976 drains had a 1 year return period. मतलब 1976 में हमने जो डिज़ाइन किया था उसमें एक्सेप्टेबल था कि सड़कें डूबेंगी. एंड मैंने अपने करियर के 8 साल में एक चीज़ सीखी है. जब कोई सिस्टम फेल होता है आप पहले ये नहीं पूछते कि क्या उसकी मेंटेनेंस हुई थी या नहीं. आप पूछते हो कि क्या वो कभी काम कर भी सकता था या नहीं. मतलब आप मेंटेनेंस करके कुछ ज़्यादा बदल नहीं सकते थे जब पहले से ही सिस्टम वॉज डिज़ाइन टू फेल. एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वी हैवंट मेड अ प्लान आफ्टर 1976. आई केम अक्रॉस दिस प्लान फ्रॉम 2018. जब आप उस 2018 के प्लान को देखते हो तो आपको समझ आता है कि प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है. दिल्ली के पास अपने ही ड्रेन्स का कोई ढंग का नक्शा था ही नहीं. आईआईटी को 900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स भेजने पड़े जिन्होंने अपने फ़ोन से जियो टैग्ड फोटोज लेकर पूरे शहर की 3300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ड्रेन्स को मैप आउट किया. सिर्फ ये डेटा बनाने में ही स्टडी का पूरा बजट खत्म हो गया. एंड जब उन्होंने ये मैप बनाया तो जो उन्हें मिला वो और भी चौंकाने वाला है. बहुत सी ड्रेन्स एक्चुअली उल्टी ढलान पे बिछी हैं. मतलब पानी को ऊपर की तरफ बहना पड़ेगा जो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है. रिपोर्ट में लिटरली लिखा है फ्लो उस तरफ है जहां जमीन ऊंची हो रही है, विच इज नॉट पॉसिबल. कुछ जगह इतनी उल्टी है कि शहर को अपना ही बारिश का पानी पंप करके बाहर निकालना पड़ता है. और जहां स्लोप ठीक भी है वहां एक और कमाल होता है, वो है कि हम चौड़ी ड्रेन्स को पतली ड्रेन्स में ले जाकर छोड़ देते हैं. मतलब हम खुद अपने हाथ से बॉटलनेक्स क्रिएट करते हैं. एंड इन ड्रेन्स को अब आप साफ भी नहीं कर सकते बिकॉज इनके ऊपर अब कंस्ट्रक्शन हो चुकी है या रोड बन चुकी है या कवर कर दी जा चुकी है, तो डीसिल्टिंग के लिए भी एक्सेस ही नहीं बचा. तो वापस वही बात आती है, ये मेंटेनेंस का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये डिज़ाइन का प्रॉब्लम है. रिपोर्ट के हिसाब से फ्लडिंग को कोई भी डिपार्टमेंट ठीक से ट्रैक ही नहीं करता. पूरे दिल्ली में फ्लडिंग का एक ही रिकॉर्ड है ट्रैफिक पुलिस का, और उनके हिसाब से भी सिर्फ 330 जगहें हैं जो बार बार डूबती हैं. और इसे ठीक कौन करे? दिल्ली की ड्रेन्स 11 अलग अलग एजेंसीज में बटी हुई हैं. अकेले पीडब्ल्यूडी के पास 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ड्रेन्स हैं और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 400 के आसपास. रिपोर्ट के अपने शब्दों में कोई एक इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जो इस पूरे सिस्टम का जिम्मेदार हो. बिफोर आई मूव इनटू द नेक्स्ट सेक्शन आई वांट टू कवर जस्ट वन मोर थिंग. पिछले 50 साल में रेन पैटर्न्स भी चेंज हुए हैं. छोटे ज़्यादा इंटेंस बर्स्ट ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़े हैं सिंस द 1950s. तो वी कांट जस्ट ब्लेम सिटी प्लानिंग या पॉपुलेशन अलोन. क्लाइमेट ऑल्सो हैज़ चेंज बट वी कांट लेट गो ऑफ अ टोटल निग्लेक्ट ऑन दिस आइदर. सब कुछ बढ़ा, बस पानी को जो जगह चाहिए थी कहीं जाने के लिए वो एक्सपोनेंशियली हम कम करते चले गए. तो लेट्स कम बैक टू गुड़गांव फॉर नाउ. गुड़गांव बहुत ही इंटरेस्टिंग है जोग्राफिकली. गुड़गांव के एक तरफ अरावलीज है और दूसरी तरफ नजफगढ़ डिप्रेशन जिसका ओवरऑल स्लोप अराउंड 78 मीटर्स था, विच इज़ अ गुड नेचुरल स्लोप फॉर वाटर टू फ्लो. मतलब आज से 100-150 या मे बी 50-70 साल पहले भी पानी का एक नेचुरल फ्लो था, एक नेचुरल पाथ था, एक सिस्टम ऑफ बंस था जो डाउनवर्ड फ्लोइंग पानी की स्पीड को कंट्रोल करता था, धीरे धीरे रिलीज करता था और इंश्योर करता था कि ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता रहे. पानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ऊपर नहीं जाता, उसे जहाँ नीची ज़मीन मिलती है वहाँ ठहर जाता है. तो देयर वाज अ नेटवर्क ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स इन द सिटी दैट वुड स्टोर द वाटर एंड लेट इट सोक इनटू द ग्राउंड. बट वी हैव टू एक्नॉलेज समथिंग. एज वी ग्रू एंड द डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज्ड, हमने धीरे धीरे ये सारे सिस्टम्स खत्म कर दिए और अपने लैंड को रेज किया ताकि उन पे आबादी बसाई जा सके. एंड टू बी ऑनेस्ट, टोटल रेन डेज इन अ ईयर आर बिटवीन 35 एंड 45. अगर हम देखें तो ये 10% से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है पूरे साल के लिए. तो हमने बोला भाड़ में जाए, कंस्ट्रक्शन करते हैं. हमने सारे बंद खत्म किए,
हमने पॉन्ड्स पे, लेक्स पे, जहाँ भी हमें जगह मिली वहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन करी। तो हमने धीरे धीरे करके पानी के पास जाने के लिए जो भी जगह थी वो सारी की सारी जगह खत्म करी। दिस इज अ पॉलिसी लेवल इशू। वहाँ क्या हुआ, आई डोंट थिंक आई हैव द राइट क्रेडेंशियल्स टू गेट इनटू दैट, बट while growing up I saw something which is very astonishing even today। जब भी कोई नई रोड बनती थी तो वो पिछली बार से 2 या 3 इंच ऊंची हो जाती थी, बिकॉज तोड़ के बनाना टाइम कंज्यूमिंग है और उसकी वजह से महंगा भी है। तो धीरे धीरे रोड ऊंची होती है और उसके साथ साथ आसपास के घर भी ऊंचाई बढ़ाते रहते हैं। तो अब जो भी नीचे रह गया सारा का सारा पानी इकट्ठा होकर वहां पहुंच जाता है। आप जितनी जमीन ऊंची करते हो उतना ही ज्यादा आप पानी के नेचुरल फ्लो को खराब करते हो। फ्लडिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप्स एंड ऑल 3 आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर हम उन्हें इस वीडियो में मिक्स करेंगे तो हम भी वही एग्जैक्ट गलती करेंगे जो हमारा सिस्टम आज तक करता आया है। फॉर द सेक ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन रिवर फ्लड और कोस्टल फ्लड को अलग रखते हैं एंड सिर्फ वाटर लॉगिंग के बारे में बात करते हैं। एंड इन द रियल वर्ल्ड आप फ्लड को मैनेज करने के लिए 3 ही चीजें कर सकते हो। स्लो इट, बारिश को फास्ट रन ऑफ बनने से रोको। स्टोर इट, पानी को पीक के दौरान बैठने की जगह दो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। मूव इट, जितनी तेजी से आता है उससे तेज उसे बाहर ले जाओ। एंड आई एम गोइंग टू डू वन थिंग व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशंस इन द वीडियो। अगर कोई सॉल्यूशन पानी को स्लो, स्टोर या मूव नहीं करता तो मैं उसे एक एक्चुअल सॉल्यूशन मानूंगा ही नहीं। एंड बिफोर वी स्टार्ट आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी अबाउट नॉस्टैल्जिया कि इतने सारे पॉन्ड्स थे, ये तो पहले लेक बेड था, सब खत्म हो गया, काश कुछ और होता। दैट टाइम इज गॉन। वहाँ अब बड़े बड़े टावर्स हैं और बसीकत है। तो हमें ज़रूरत है सच एक्सेप्ट करने की और सॉल्यूशंस को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाने की। दुनिया में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस पे काम किया गया। उनमें से एक है स्पंज सिटीज। आपने देखा होगा किसी ना किसी वीडियो में कि स्पंज सिटी होता क्या है। स्पंज सिटी का बेसिक मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह परमिएबल बनाते हो, मतलब ऐसी जिसमें से पानी ज़मीन के अंदर जा सके। पार्क्स, ग्रीन रूफ्स, गार्डन्स एक्सेट्रा। वेरी गुड आइडिया टू बी ऑनेस्ट, एंड दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोचेस दैट वी कैन ऑल्सो टेक। बट इसमें एक कैवियाट है। दुनिया भर की फाइंडिंग्स में ये समझ आया है कि ये सिर्फ पहली 20 से 40 मिलीमीटर बारिश तक ही हेल्प करता है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी दैट यू लिव इन। तो इट्स डेफिनेटली अ स्टार्ट एंड वी शुड बिल्ड स्पंज एरियाज wherever we can because it genuinely helps. Okay, now that we have talked about sponge cities, I want to go into our 3 levers. Lever 1, slow it. मतलब बारिश के रन ऑफ की स्पीड को कम करो। इतना सारा पानी एक साथ रोड पर क्यों आता है? बिकॉज जितनी भी आसपास की जगहें हैं वो सारा का सारा पानी ज़मीन पर छोड़ देती है। इसके ऊपर एक सोल्यूशन है जो सिंगापुर ने बनाया है। अभी क्या होता है, जब बारिश होती है तो मान लो आप एक सोसाइटी में रहते हो, उसमें जितना भी पानी बरसता है वो सारा का सारा पानी सोसाइटी स्टॉर्म ड्रेन या सीवेज ड्रेन में रिलीज कर देती है विदाउट एनी लिमिटेशन ऑन द रेट ऑफ वाटर। उनका रेट ऑफ कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारा पानी एक साथ एक जगह पर पड़ रहा है। तो वो सारा पानी जब एक साथ ड्रेन्स में जाता है तो ड्रेन्स भी ओवरवेल्म्ड हो जाती हैं। सिंगापुर ने अपने लॉ में एक चीज़ लिखी, अगर कोई भी 0.2 हेक्टेयर से बड़ी, मतलब 2000 स्क्वायर मीटर से बड़ी नई डेवलपमेंट है तो वो पब्लिक ड्रेन में सिर्फ एक स्पेसिफिक रेट पे ही पानी रिलीज कर सकती है। मतलब आपको अपने पास पानी इकट्ठा करने के लिए चीज़ें बनानी होंगी और धीरे धीरे ही आप स्टॉर्म ड्रेन्स में ये पानी को रिलीज कर सकते हो। इसका इम्प्लीकेशन समझो। हमारा स्टार्टिंग एग्जाम्पल याद है, हमने एक 2 मंजिल गहरी ड्रेन बनाई थी बिकॉज सारा का सारा पानी एक साथ सड़कों पे आ रहा था। आपने इफेक्टिवली उस स्पीड को कम कर दिया। पानी अभी भी स्टॉर्म ड्रेन्स में ही आएगा बट धीरे, reducing the peak quantity required for the drains. Now imagine this being done here. What you have essentially done is you have given your administrators, your systems, a number that they can plan everything with. मेरे हिसाब से तो एक तरीका है कि आप किसी भी बिल्डिंग के प्लान को तब तक अप्रूव ही मत करो जब तक वो ये सबमिट ना करें कि जब वो पानी बरसेगा तो वो उस पानी को कहाँ स्टोर करेंगे, एंड उनका जो आउटलेट है उस साइज को फिक्स करो। मतलब स्टॉर्म ड्रेन्स में वो कितना पानी रिलीज कर सकते हैं वो एक्चुअली एक पाइप की विड्थ से डिसाइड करो। लीवर 2, स्टोर इट।
लुक एट दिस एरिया, दिस इज अ प्लैन्ड लो एरिया। हैवी रेन में ये एरिया एक स्टोरेज का काम करती है और नॉर्मल दिनों में ये एक जगह है जहां लोग खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। एंड बारिश में ये धीरे धीरे स्टॉर्म ड्रेन में ड्रेन हो सकता है। एंड तेज बारिश के बाद जब यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाए, उस पानी को धीरे धीरे आप स्टॉर्म ड्रेन में रिलीज कर सकते हो। बेसिकली ऐसी जगह बनाओ जहां आप प्लैन्ड फ्लडिंग कर सको जब भी आपको जरूरत हो। I know how it sounds, but it's much better than letting the roads flood and letting the streets come to a halt. हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जैम होने से ये बेटर है। इसमें सिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम है, आपको वो जगह पानी खाली होने के बाद साफ करनी होगी, बट आई फील दैट्स मच चीपर देन बाइंग लैंड एंड देन कन्वर्टिंग इट इनटू स्टोरेज। और ये मैंने अपने दिमाग में कहीं से ही सोचा नहीं है। IIT दिल्ली ने अपने 2018 के प्लान में एग्जैक्टली यही सिमुलेट किया। उन्होंने स्टॉर्म ड्रेन्स का पानी पास के DDA पार्क्स में डाइवर्ट किया, सिर्फ 0.3 मीटर की एक हल्की सी डिप्रेशन बना के, और पाया कि इससे फ्लडिंग काफी कम हो जाती है और साथ में वो पानी जमीन में जाके ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है। मतलब आज जो पार्क्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन्हें ही हम डिजाइन चेंज करके तालाब बना सकते हैं। और हम हजारों सालों से यही करते आए हैं। स्टेप वेल्स, बाउली, ये सब उसी की एग्जाम्पल्स हैं। जो आप 100 रुपए के नोट के पीछे इमेज देखते हो ना, वो भी एक स्टेप वेल ही है। एंड ये सब सुनने के बाद भी आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि यार हमारे शहर ऑलरेडी बेहद पैक्ड हैं, हमारे पास जगह कहाँ है ये सब करने के लिए। हमारे शहर, इंडिया के शहर वर्टिकली कम और हॉरिजॉन्टली ज़्यादा फैले हुए हैं। इसकी वजह है FAR, फ्लो टू एरिया रेशियो। फ्लो टू एरिया रेशियो ये कंट्रोल करता है कि मतलब आप एक प्लॉट पर कितना यूजेबल स्पेस क्रिएट कर सकते हो। दिल्ली में ये 1 से 3.5 के बीच में है, जबकि टोक्यो, सिंगापुर और हांगकांग में ये 10 से भी ज़्यादा है। तो मेरा एक प्रस्ताव है, कुछ जगहों पर FAR बढ़ाओ ताकि जितने लोग वहाँ पर आ सकते थे वहाँ उतने ही लोग आएँ, बट वर्टिकली ज़्यादा लोग आएँ और हॉरिजॉन्टली कम है। जो जगह हमने बचाई उस जगह को यूज़ करो पानी को स्टोर करने के लिए। वहाँ पर पार्क्स बनाओ, वहाँ पर पॉन्ड्स बनाओ, वहाँ पर जो भी चीज़ें आप पानी को स्टोर करने के लिए बना सकते हो वहाँ पर बनाओ। एंड स्टोरिंग वाटर को ये मत सोचो कि वो फ्लड कंट्रोल करने के लिए है। ये हमारे ऑलरेडी ओवरवर्क्ड और डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है। जो रन ऑफ नालियों और नदियों के थ्रू शहर से बाहर चला जाता है वो इस शहर के कभी काम नहीं आता। और हमारा वाटर टेबल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। ये करके हम अपने शहरों को आने वाले पानी की कमी से भी बचा सकते हैं। आज की डेट में हम अंधे पैसे खर्चते हैं ताकि मॉनसून में जो पानी बरसता है उसको शहर से जितनी तेजी से हो सके बाहर निकाल दें। फिर और पैसे खर्चते हैं ताकि नया पानी, साफ पानी, फ्रेश वाटर हम वापस शहर के अंदर ला सकें। फ्लड और ड्रॉट 2 प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 कॉस्ट्यूम्स में एक ही प्रॉब्लम है। तो हर स्पंज और पॉन्ड डबल ड्यूटी करता है। सिर्फ आपकी स्ट्रीट से पानी नहीं रोकता, उसे ज़मीन में वापस डालता है जहां से हम अपनी सबसे बेसिक नीड को पूरा करते हैं। लीवर 3, मूव इट। आई थिंक आउट ऑफ द 3 ऑप्शंस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वंस विच ऑल्सो मेक्स इट द मोस्ट एक्सपेंसिव। पानी की सबसे खास बात है कि वो स्लोप को फॉलो करता है। मतलब हर चीज़ को फिर से सोचना होगा। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। मान लो हमारी रोड्स आज एक पॉइंट है जहाँ पर नियर बाय कैचमेंट का सारा पानी आता है। एंड बाय रोड्स आई मीन रोड्स के साथ चलने वाली सारी स्टॉर्म ड्रेन्स भी। तो हमें रोड्स को इस तरीके से स्लोप करना होगा कि सारा का सारा पानी स्टॉर्म ड्रेन्स में जाए, और स्टॉर्म ड्रेन्स को ऐसे स्लोप देना होगा ताकि वो हमेशा पानी को मूव करती रहे। जितनी भी कंट्रीज ने ये ट्राई किया है, दे हैव डन अ मिक्स ऑफ नेचुरल विच इज ग्रीन एंड मैन मेड विच इज ब्लू सोल्यूशंस। मतलब अगर एक कॉन्क्रेटाइज कैनाल है तो उसे डीकॉन्क्रेटाइज करते हैं ताकि पानी सीप इन भी हो सके। और जब वो मैनमेड चीज़ें बनाते हैं तो स्टॉर्म और स्यूएज को अलग रखते हैं ताकि जब बारिश हो तो जो एक्चुअली स्टॉर्म वाटर है, जो रेन वाटर है, उसके पास मूव करने की जगह हो। और इंडिया में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसी 2018 की रिपोर्ट में ये मिला कि जब सीओएल लाइंस ब्लॉक होती हैं तो हमारा सिस्टम एक शॉर्टकट मारता है और सीवर को पंक्चर करके सीधा स्टॉर्म वाटर ड्रेन में डाल देता है। मतलब हमारी स्टॉर्म ड्रेन्स मॉनसून शुरू होने से पहले ही आधी सीवेज से भरी हुई होती हैं। मतलब जिस कैपेसिटी के लिए उन्हें बनाया जाता है उस कैपेसिटी को वो ऑलरेडी खर्च कर चुकी होती हैं। तो हमें हर रोड, हर ड्रेन को फॉलो करना होगा। अगर वो कहीं जाके बंद हो जाती है तो उसे एक आउटलेट से जोड़ना होगा। और अगर
रोड पे कहीं भी पानी ठहर रहा है तो हमें उसे एक स्लोप देना होगा। एक 2 से 3 मिलीमीटर का स्लोप ओवर अ मीटर काफी होता है ग्रेविटी के लिए अपना काम करने के लिए। IIT दिल्ली ने यही ट्रांस यमुना वाले दिल्ली के लिए मॉडल किया था और उन्हें मिला कि सिर्फ लीवर्स ठीक करने से, बिना कोई नया टनल बनाए, सिर्फ बची हुई वाटर बॉडीज यूज करके वहां की फ्लडिंग ऑलमोस्ट 90% तक कम हो सकती है। किसी भी इंडियन शहर के पास यही सबसे बड़ा ऑप्शन है। जो करंट सिस्टम है उसमें स्लोप को इंट्रोड्यूस करो और ग्रेविटी और फिजिक्स का इस्तेमाल करो। रिमेंबर दिस, हर बाढ़ का यही इलाज है। एंड आई हैव वन मोर थिंग टू ऐड, हमारे शहरों को सिर्फ पाइप से आगे सोचना होगा। पानी को मूव करना बहुत ज़रूरी है, बट पाइप्स ही इकलौता ऐसा तरीका नहीं है जिससे वाटर लॉगिंग ख़त्म हो सके। पहले बहुत सारे नेचुरल वाटर शेड्स एग्जिस्ट करते थे, आज वो नहीं करते हैं, बट हम उनको फिर से बना सकते हैं। हमें अपनी इंजीनियरिंग प्रोग्रेस को यूज़ करना चाहिए ताकि हम नेचुरल ग्रीन वाटर शेड्स बना सकें। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इससे कभी वाटर लॉगिंग नहीं होगी। जिस दिन कुदरत चाहेगी वो इन सब चीज़ों को बीट कर देगी, बट तब हमारा गोल सिर्फ इतना होना चाहिए कि वाटर लॉगिंग की वजह से कोई भी इंसान दोबारा मरे नहीं। अगर इस पूरी वीडियो से आप कुछ भी ना लो तो बस ये 3 लाइंस याद रखना। वाटर लॉगिंग के सिर्फ 3 ही क्योर हैं, पानी को स्लो करो, स्टोर करो या मूव करो। जब मैंने ये सब शुरू किया था तो मुझे लगा था मैं एक ऐसा देश पाऊंगा जो अपने शहर फिक्स ही नहीं कर सकता। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि हमारे पास सॉल्यूशंस की कमी है या हमारे पास नॉलेज गैप है या हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरे हिसाब से गैप ये है कि हम ओके हैं कि यार पानी भरता है तो भरता है, हमें वो बदलना होगा। हमें हर चीज़ को अनप्रेसिडेंटेड कहना बंद करना होगा। मैंने आपको क्या बताया कि हम फ्लडिंग को नापते तक नहीं हैं। अगर हम किसी चीज़ को नापते तक नहीं है तो हम उसे सॉल्व क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि यार इस बार भी अनप्रेसिडेंटेड रेन हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है, उसकी वजह से पानी भरता जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो सॉल्यूशन नहीं है। ये 2018 वाला प्लान, ये पूरा मैप और मॉडल आज भी IIT के सर्वर पे पब्लिकली पड़ा है। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स फिक्स्ड। तो लेट्स स्टार्ट मेजरिंग व्हाट मैटर्स टू अस।